नमस्कार दोस्तों, फेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग क्लास 12th की पॉलिटी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली बुक कर रहे हैं, जो कि क्लास 12th की बुक है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, 4 हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपका ज्यादा काम आएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को आज। तो अगर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है, द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। अगर आप भारत के मिनरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी लोकेशन को देखेंगे तो वो ज्यादातर जैसे झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों पर है, महाराष्ट्र के कुछ एरिया। तो बेसिकली क्या है, वो ट्राइबल एरियाज, और वहीं पर सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज वो नेचुरल एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे और वहां पर आसपास कौन रहेंगे, ट्राइबल्स रहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही। दूसरा, द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एरियाज आर सीन एज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बाय ट्राइब्स विद देयर इंटरेस्ट। जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ट्राइबल एरियाज में, तो ट्राइबल लाइफ अफेक्ट होती है, ट्राइबल्स पर असर पड़ता है और उनके इंटरेस्ट हैम्पर होते हैं, उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, सो वी विल गो विद सी। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल। अलग अलग समाज के लोगों के लिए, अलग अलग समाज के वर्गों के लोगों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो समाज के विभिन्न वर्ग विकास के अर्थ को अलग अलग समझते हैं। जैसे एक समाज का वर्ग होगा जिसके लिए लाइट आना, सड़क होना, पानी होना ही विकास है। एक वर्ग वो होगा जिसके लिए क्लास 1 सुविधाएं ही विकास है। तो विकास की डेफिनेशन अलग अलग सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए, अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है। नंबर 2, modernization initially after independence was associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality। देखिए ये एक तरीके से ये जो वर्ड्स है ना, ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रेशनैलिटी, ये वो कीवर्ड्स हैं जो नेहरूवन फिलॉसफी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो केवल मटेरियल प्रोग्रेस नहीं करना है, साइंटिफिक रेशनैलिटी भी इनकलकेट करनी है। ठीक है, ग्रोथ भी लानी है। तो जो मॉडर्नाइजेशन है वो इन सब चीजों से मिलकर बनेगा। ये हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, सो वी विल गो विद द सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर इंडिपेंडेंस there were very few supporters of socialist model of development। देखिए, आजादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू, और नेहरू सोशलिस्ट आइडियाज को मानने वाले और प्रबल उसके समर्थक थे। ठीक है, और नेहरू कैबिनेट में भी ज्यादातर वो लोग थे जो नेहरू की आइडियोलॉजी को पसंद करते थे। ठीक है, तो ये कहना कि बहुत कम सपोर्टर थे सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के, ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान और उस समय की पॉलिसीज देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि सरकार ने सबसे पहले सोशलिस्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी का ही, डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, उस समय कांग्रेस ने एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव अपने सेशन से पास किया। तो ये कहना सही नहीं है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, द नेशनलिस्ट लीडर वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वुड हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नैरोली डिफाइंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जी, यही सोशलिज्म था, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि जो कॉलोनियल सरकार थी वो तो सीधे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर काम कर रही थी, कॉमर्शियल फंक्शंस पे काम कर रही थी। अगर हम वैसे ही काम करेंगे तो इसमें लोगों का भला कहाँ होगा, और लोगों को भला करने की आइडिया जो है वही तो सोशलिज्म है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Immediately after independence, some economists
proposed that the India should hasten slowly as they felt that fast growth will endanger democracy. आजादी के बाद कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि भारत को धीरे धीरे विकास करना चाहिए क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ रेट जो होगी उससे लोकतंत्र को खतरा होगा। देखिए, इंडिया में जब हम आजाद होते हैं तो सोशलिस्ट मॉडल लेते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना बना। उसमें एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे योजना के फॉर्मेशन में, के एन राज साहब ने ही ये टर्म इस्तेमाल। और इन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है तो हमें धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ना होगा। आइडिया भी था और ये इकोनॉमिस्ट मान भी रहे। नंबर 2, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली एग्रेरियन सेक्टर। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि केंद्रित योजना थी और इसमें कृषि के विकास और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी, इन दो पर ध्यान दिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी औद्योगिकरण की बात करती है। ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो बेसिकली महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था और इसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाए जाएं और उसके साथ साथ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किए जाए नदियों पर। ये आइडिया था सेकेंड 5 ईयर प्लान का और बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट भी इसी दौरान हुए। तो इसमें तो सभी सही है, तो आप डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, India adopted socialist pattern of development and rejected the capitalist model completely after independence. देखिए, आजादी के बाद हमने आपको बता रखा है कि हमारे सामने दो मॉडल थे। एक कैपिटलिस्ट मॉडल था जो यूएसए का था, एक सोशलिस्ट मॉडल था जो यूएसएसआर का था। हमने जो अपनाया वो ना तो सोशलिस्ट मॉडल कंप्लीटली था ना ही कंप्लीटली यूएसए वाला कैपिटलिस्ट मॉडल था। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है वहां पर हमने प्राइवेट सेक्टर को काम करने दिया, लेकिन जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पाएगा या करने की स्थिति में नहीं है वो सारे सेक्टर्स हमने गवर्नमेंट के पास रखे। तुरंत आजाद हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी, तो प्राइवेट सेक्टर के आने की पॉसिबिलिटी भी कम थी। तो ज्यादा पोर्शन जरूर सरकार के पास रहा, लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल बंद नहीं किया। तो कंप्लीटली वर्ड का इस्तेमाल करने के कारण ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन द गवर्नमेंट हैंड्स। ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये सारा कुछ ज्यादातर किसके हाथ में रहा, सरकार के हाथ में रहा। क्यों रहा, मैंने अभी आपको बता दिया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें आप लगाइए डी। नंबर 6, Consider the following statements about land reforms after independence. स्वतंत्रता के बाद के भूमि सुधारों पर चर्चा की। नंबर 1, the land reforms helped in releasing the land from the clutches of class जमींदार। लैंड रिफॉर्म इसीलिए लाया गया था कि जो एक्सेस लैंड है, ठीक है ना, उसको जमींदार से लेकर के पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया। लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया था लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, also resulted in loss of dominance of जमींदार in influencing politics। देखिए, जमींदार की पावर कम होगी, फंड कम होगा, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाए। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आप सी लगा सकते हैं बिना। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following are the provisions related to international relations and directive principles of state policy? डीपीएसपी के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या प्रोविजन? आर्टिकल 51 है ना, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपका क्लियर लिखा हुआ है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, क्या हुआ है। फॉस्टर रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, ये भी दिया हुआ है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जी ये भी है। ये चारों आपके आर्टिकल 51A में है और ये
प्रोविजंस हैं जो हम किस बेस पर आईआर को मेंटेन करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करेंगे। आप इसमें डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो पूरी दुनिया का आंदोलन का हिस्सा था, जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध था। ठीक है, तो ये बात तो सही है, पूरी दुनिया में भी इसके विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे। इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन, और भारत के इस मूवमेंट से बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन देश भी प्रभावित हुए। और आप देखते हैं कि ये दौर जब भारत की आजादी का दौर है, उसी दौर में बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्री आजाद भी हुए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप सी। क्वेश्चन नंबर 9, foreign policy of a nation reflects an interplay of domestic as well as external affairs। जो किसी भी देश की विदेश नीति होती है वो वहां के देश के अंदर के यानी कि डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को रिफ्लेक्ट कर, इन दोनों के साथ में काम करने को रिफ्लेक्ट। हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना को लेकर क्या होगी, ये केवल हम देखिए, इसको डिसाइड करने के क्या आधार होंगे, भारत की जन भावना उसको लेकर क्या है, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जरूरत और उसकी समस्याएं क्या हैं, हम इंटरनेशनल स्टेज पर कैसे उसको मैनेज करते हैं, और डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स और फीलिंग क्या है। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों को मिला करके हमारी फॉरेन पॉलिसी दिखेगी। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, sovereignty, territorial integrity and rapid economic growth were the important goals of Nehruvian era। बिल्कुल, नेहरू के समय में सॉवरेनिटी पर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन तीनों पर ध्यान दिया गया। और आप देखते हैं जो पंचशील का सिद्धांत था उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जैसे टर्म दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हैं, आप इसमें सी लगा सकते। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज चाइना आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949। देखिए, चाइना में जो आपका रिवॉल्यूशन हुआ, मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन जो था, वो रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद ही सबसे पहला देश जिसने चाइना को मान्यता दी वो इंडिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी पाकिस्तान ने तुरंत नहीं दी थी। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया चाइना बॉर्डर वाज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री इंस्टेड ऑफ आर्मी। और लंबे समय तक चूंकि हम एक भाईचारे पूर्ण रिलेशन बना रहे थे, तो हमारा जो बॉर्डर था वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास था, आर्मी के पास नहीं था। वास्तव में इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और उसको लेकर समस्याएं शुरू होती हैं चाइना के इन्वेजन के बाद, भारत पर आक्रमण के बाद। उसके पहले बॉर्डर्स को लेकर के आप सुनते होंगे, लोग बताते हैं हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बट द थिंग इज, आफ्टर जब चाइना ने अटैक कर दिया उसके बाद से हम लोगों के बीच में टेंशन गई और बढ़ती। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इसमें सी लगाइए। तो इस तरीके से हमने ये 10 क्वेश्चंस किए और आपको एक आइडिया लग गया। चैप्टर नंबर 5 और 6 को कवर कर लिया है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 को करेंगे। कल होगा थर्सडे, फ्राइडे को हम लोग चैप्टर नंबर 9 करेंगे और ये बुक खत्म हो जाएगी। आप लोग इसको बुक को पूरा पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें आईआर के लिए, जीएस के लिए, पॉलिटी के लिए, गवर्नेंस के लिए मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।